अस्सलाम वालेकुम। इरफान असलम डोगर। बेटे, आज जो मौजू मैंने चुना है, जो टॉपिक आज चुना गया है, वो चैप्टर नंबर 1 और वो है मतालबा पाकिस्तान के अहम अवामिल। वो क्या क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे हमने मतालबा किया एक अलहदा मुल्क लेने के लिए। उसमें बेटे सबसे पहले दो कौमी नजरिया जो है, इसकी बड़ी ही आप समझ लें कि इम्पोर्टेंस है। देखें, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों का दावा था कि वो एक अलग कौम हैं और इसकी बुनियादी वजह ये थी दीन इस्लाम, तौहीद, अल्लाह ताला पे ईमान। आपको मालूम है कि हिंदुओं का वो मजहब जो है वो बुतों की पूजा करना, मुसलमान जो हैं उनका एक अल्लाह पे ईमान, दोनों का जो बिलीव था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से मुसलमानों का रहन सहन, जुबान, रसूमात, ओवरऑल जो कोड ऑफ लाइफ होती है, तर्ज़े हयात है, वो कंप्लीटली हिंदुओं से अलग था। मुसलमानों का बिलीव था मेरे बेटे कि वो एक अलग कौम हैं और उनको हक हासिल है कि वो उन इलाकों में अपनी पसंद का सियासी निजाम लाएं जिन जिन इलाकों में उनकी मेजॉरिटी थी। वो अपनी इनफरादियत को बचाना चाहते थे। कौन बचाना चाहते बेटा? मुसलमान चाहते थे कि उनकी जो इनफरादियत है वो सरवाइव कर जाए, जबकि हिंदू जो हैं, हिंदू मजहब के मुताबिक राम राज जो है उसको प्रमोट करना चाहते थे। आपको मालूम है कि हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम जो हैं वो मिनॉरिटी में थे। अब वो हिंदू जो हैं वो अपने मजहब के मुताबिक एक नहीं कई बुतों की, तरह तरह के बुतों की पूजा किया करते थे, हैं, और उनका आज भी यही बिलीव है। अब जहां मेरा बेटा जो बात समझने वाली है वो ये है, देखें 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुई और अंग्रेज ने टोटली सब कॉन्टिनेंट जो है इसको टेक ओवर कर लिया, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। अब उन्होंने, अंग्रेज ने मुनासिब समझा कि अपने साथ हिंदुओं को मिलाया जाए, क्योंकि हिंदू हमारे दोस्त नहीं थे। अब सवाल पैदा होगा कि हमने 1000 साल हुकूमत की है सब कॉन्टिनेंट में, उस टाइम तो हिंदुओं ने हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं किए, लेकिन बेटे उनके दिलों में रिवेंज तो था कि 80% आबादी पे 20% आबादी जो है वो 1000 साल हुकूमत उसने की है। अब मैं इस चीज को आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे अंग्रेज ने हिंदुओं को अपना इत्तेहादी बना लिया, उन्होंने हुकूमत बनाई, मुसलमानों को डिप्राइव कर दिया तमाम हुकूमती मामलात से, तो नतीजा क्या बरामद हुआ? हमारे लिए मसाइल पैदा होने लगे। हिंदू जो हैं वो हमारे लिए उनकी तरफ से मसाइल पैदा किए जाने लगे। अब वहां पे इवन सर सैयद जैसे, जिनको बानी कहा जाता है दो कौमी नजरिए के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में, इवन वो भी हामी थे कि हमें और हिंदुओं को मिल के रहना चाहिए। 1000 साल पहले भी हम रहे हैं, आगे भी हमें रहना चाहिए। अगर पहले प्रॉब्लम पैदा नहीं हुए तो आइंदा भी मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन बहुत बड़े हामी थे पहले, और उसकी उन्होंने वजूहात भी बयान की और ये भी कहा, देखो एक बहुत बड़ा इलाका, सब कॉन्टिनेंट जो है एक बहुत बड़ा मुल्क हमारा होगा, दोनों कौमों का। दुनिया में हमारी बहुत बड़ी मंडियां, मार्केट होगी, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी मंडी होगी हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है, और उसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी फौज, आर्मी होगी, और हमारा दुनिया के अंदर एक मकाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक मकाम होगा
कि हमारी क्या वैल्यू है, वेटेज है आबादी के एतबार से भी। लेकिन मेरे बेटे, जब हिंदी उर्दू डिस्प्यूट पैदा हुआ 1867 में, जब हिंदुओं ने कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि तमाम जो तालीम है, तमाम जो निसाब है वो हिंदी में होना चाहिए, अदालती कार्रवाई जितनी भी है वो हिंदी में होनी चाहिए, दफ्तरी कार्रवाई जितनी भी है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर हुकूमती सतह पे हिंदी जो है वो कौमी जुबान होनी चाहिए। इस मकाम पे इवन सर सैयद साहब जो हैं वो भी ये बात को समझे कि मुसलमान जो हैं वो हक बजा हैं, और वो एक बहुत बड़ा लीडर है। सर सैयद एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने इस बात को समझ लिया और उन्होंने कहा कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम हैं वो एक अलग कौम है हिंदुओं से। नो डाउट ये 1000 साल सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि दोनों कौमें एक दूसरे में अमर्ज नहीं हो पाई। दोनों कौमों की अपनी अपनी इनफरादियत मौजूद है। अब वो जो इनफरादियत है मेरा बेटा, वो क्यों है? हमारे दीन की वजह से है, हमारा जो अल्लाह ताला पे ईमान है उसकी वजह से है, इस्लाम की वजह से है। जबकि हिंदू जो है हम एक दूसरे में अमर्ज नहीं हो पाए, हमने अपनी जो इनफरादियत है उसको वो बहाल रही है इस्लाम की बना पे। और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं उन्हें अपने बुनियादी हकूक के लिए जो है वो एफर्ट करनी चाहिए, वो उनका हक है। और जो पहले कभी हिंदी उर्दू डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ तो अब हिंदुओं की तरफ से ये बात क्यों कही जा रही है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दो अलग कौमें हैं, इस्लाम की बना पर अलग हैं। मुसलमानों का जो ईमान है वो दीन पे है, हिंदुओं का जो बिलीव है वो देवता और देवियां और बेपनाह आप कह लें कि बुतों की पूजा की जाती है। तो दोनों का जो ट्रैक है यानी कोड ऑफ लाइफ है, जो जीने के अंदाज हैं, वो टोटली एक दूसरे से अलग थे, हैं, रहेंगे। जिसकी बुनियाद पे सर सैयद ने कहा कि ये दो अलग कौमें हैं, ये कभी भी कंबाइंड यूनाइटेड आगे नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए मुसलमानों को अपने हकूक के लिए एफर्ट करनी होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं उन्हें तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। अगर उनकी तालीम बेहतर होगी तो वो अपने मुद्दे, अपने मसाइल बेहतरीन अंदाज से अंग्रेज को बता पाएंगे और इस तरह वो हल करवाने में अपना एक मुस्बत रोल भी अदा कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सियासी मामलात हैं उसमें हिस्सा लें। मुसलमान जो हैं वो सियासी मामलात में अपनी बका के लिए हिस्सा लें, लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि आप जो हैं वो अपने जितने भी आपके अपने तालीमी आपके मामलात हैं उसको बेहतर बनाएं। और इस हवाले से उन्होंने आप भी बहुत एफर्ट की मुसलमानों की तालीम को बेहतर करने के लिए। अब बेटा पॉइंट 2 पे आते हैं, फसादात। फसादात जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट में क्यों हुए? जैसे मैंने अभी कहा कि वहां पे अंग्रेजों और हिंदुओं की हुकूमत कायम हो गई। हुकूमत तो अंग्रेज ने कायम की, लेकिन उसने एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को चलाने के लिए सब कॉन्टिनेंट में जो एक मेजॉरिटी में वहां पे लोग मौजूद थे हिंदू, उनको अपने साथ मिला लिया जो कि मुसलमानों के दोस्त नहीं थे। अब हिंदुओं के अंदर एक नेचुरल वो एक कुदरती एलिमेंट मौजूद था कि हमने मुसलमानों को लेट डाउन करना है, उनको डिप्राइव करना है, उनको मसाइल जो हैं हमारी तरफ से यानी हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में मसाइल जो हैं पैदा किए जाएंगे उनके लिए। अब जब ये चीजें हुई तो मेरा बेटा सबसे पहले उन्होंने कहा कि राम राज जो है इसको हम प्रमोट करेंगे सब कॉन्टिनेंट में, और मजहब जो है
मुसलमानों पे दबाव डाला जाएगा कि वो अपने मजहब जो इस्लाम, दीन इस्लाम पे वो चल पड़े हैं, अल्लाह ताला को एक मानते हैं और उसके मुताबिक अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक वो चाहते हैं कि अपने तमाम जो फ्राइज हैं उनको परफॉर्म करें, अपनी लाइफ में उनकी तरफ से अदा किए जाएं। उसमें भी वो चाहते हैं कि दोबारा इनको हिंदुओं की तरफ ले आए, इनके मजहब को तब्दील किया जाए, इन पे दबाव डाला जाए। और समाजी हकूक, बेपनाह समाजी हकूक होते हैं। जब हिंदुओं की तरफ से अंग्रेज उनको जो भी अमाउंट देता बजट के लिए, तो मेरा बेटा हिंदुओं ने जितनी भी डेवलपमेंट के काम है, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी, जितनी भी बेहतरी, अवामी बेहतरी के काम है, मंसूबे हैं, वो उन इलाकों में ही उन्होंने इंप्लीमेंट किए जिन इलाकों में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। मिसालें दे देता हूं मेरा बेटा आपको। बम्बे, इन दिनों मुंबई बोला जाता है, उन दिनों बम्बे। कराची में उतनी डेवलपमेंट के क्या, कराची में डेवलपमेंट की ही नहीं गई। और उसके साथ बम्बे के अंदर जो मौजूदा मुंबई है उसके अंदर इंतहाई डेवलपमेंट की गई। अवाम के फायदे के लिए तमाम मंसूबे लगाए गए, जिसमें तालीम भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अदल इंसाफ भी है, रोड हैं, उनका ढांचा है, ट्रांसपोर्ट है, A to Z लॉ एंड ऑर्डर है। इन तमाम चीजों को उन इलाकों में बेहतर किया गया। इसी तरह लाहौर की मिसाल ले लें, दिल्ली की मिसाल ले लें। दिल्ली में बहुत काम किया गया, लाहौर में सच काम नहीं किए गए। तो उन इलाकों को डिलिबरेटली जो है वो आप कह लें कि डिप्राइव किया गया अवामी डेवलपमेंट से, जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। और जिन इलाकों में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी उन इलाकों में तमाम जो हैं वो डेवलपमेंट के जो प्लान हैं, मंसूबे हैं, वो वहां लागू करवाए गए, किए गए, अवाम की फलाह के लिए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए। अब मुसलमानों के ज़हन में जब ये चीज पैदा हो गई कि अंग्रेजों के जाने के बाद जब मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों की तो मिनॉरिटी है, तो मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और जमहूरियत में जो जमात, जो कौम प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट के अंदर, वो तो मेजॉरिटी होगी, और मेजॉरिटी हिंदुओं की। 80% आबादी का 20% हम है। अब 80% ही तो हुकूमत बनाएगी। अब जब भी चुनाव होंगे अवामी सतह पे तो हुकूमत तो हिंदुओं की बनेगी। तो इस वजह से मुसलमानों को ये बात रियलाइज हो गई मेरा बेटा कि अगर अंग्रेज के जाने के बाद हिंदुओं को हुकूमत मिली, तमाम मामलात अंग्रेज ने हैंड ओवर टू हिंदूज, इनको हिंदुओं को दे दिए, तो हमारे लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो अभी हैं हमारी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। तो इसलिए वो सोचने लगे, और नेचुरल बात है, कुदरती बात है, जिन इलाकों में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी वो हमारे लिए मजहबी सतह पे मसाइल पैदा कर रहे थे। मुसलमानों की जान ले ली जानी, उनको जला दिया जाना, मार दिया जाना, जिसके रिस्पॉन्स में नेचुरल बात है कि जिन इलाकों में हमारे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, जब उनको पता चलना कि उन इलाकों में जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है, उनकी जानें ली गई हैं, तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो पैदा होना ही है ना, वो रूनमा होना है उन इलाकों में जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है। तो इस तरह फसाद पैदा होना, और पूरे सब कॉन्टिनेंट में फसाद जब पैदा होना तो उससे ट्रांसपोर्ट जो है, बसें जलाई जानी, रोड ब्लॉक हो जाने, हॉस्पिटल जो हैं वो आप कह लें कि सील हो जाने, वो रोड, वो चीजें ब्लॉक हो जाने की वजह से लोग जो हैं वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाने। तो इस तरह तालीमी इदारे बंद हो जाने, मजहबी जो हमारी रसूमात हैं उसको फुलफिल करना मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम बन जाना। तो ये तमाम चीजें, फसाद जो हैं ये बर्पा हो जाने पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और उससे आप कह लें कि हजारों जाने चली जानी। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक प्री प्लान अंदाज से हिंदुओं की तरफ से परफॉर्म की जाती थीं। अब आगे चलते हैं। देखें बेटे, ये भी एक वजह बनी कि हमें रियलाइज हुआ मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में कि हमने एक अलग वतन लेना है। और क्यों? जब इंडियन कांग्रेस जो है, ऑल इंडियन कांग्रेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बनाई गई, तो इसका बानी जो था अंग्रेजों की तरफ से A.O. ह्यूम। अब उन्होंने जो बनाई अंग्रेज ने, उन्होंने तो इसलिए बनाई
कि ये जो पार्टी हम बना रहे हैं इसमें तमाम जितनी भी कौमें हैं उनके जो सियासी सरबराह हैं वो इसके मेंबर बन जाएंगे, इसके रुकन बन जाएंगे। और जब कभी भी हमें सब कॉन्टिनेंट की जमातों से बात करनी होगी या करनी पड़ेगी तो हम इनके लीडरों से बात कर लेंगे और इस तरह तमाम इनके मुद्दे जो भी हैं वो हल करने में हमें बड़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा, इस पार्टी को बड़ी तेजी से हिंदुओं ने टेक ओवर कर लिया और इसके प्लेटफॉर्म से जितने भी मुद्दे या मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाने, वो हिंदुओं से जो रेलिवेंट हैं वो ही टॉपिक जो हैं वहां पे मुद्दे जो हैं मसाइल जो हैं उनको ही एजेंडा, जो ऑल इंडियन कांग्रेस का एजेंडा होना उसके अंदर उनको डिस्कस कर लिया जाना। अब मुसलमान जो हैं वो भी इसके मेंबर बने, लेकिन उनको बड़े ही महदूद टाइम के अंदर ये बात रियलाइज हो गई। ना तो उनकी राय ली जानी, राय ली गई है तो जब अंग्रेज से मुसलमानों के मसाइल के हवाले से बात करनी है तो उस मौके पे तो वो बात ही ना की जानी, वहां तो हिंदुओं के मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर लिए जाने और इस तरह मुसलमानों के जो मामलात हैं वो एज इट इज ही रह जाते। तो जो हमारे लीडर सियासतदान हैं उनको एक टाइम के बाद ये बात रियलाइज हो गई कि भाई कांग्रेस के अंदर रहते हुए इस प्लेटफॉर्म पे तो मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे। और यही वजह है कि 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो उसको बनाया गया, वो कायम हुई बंगाल के अंदर, जिसके पहले सदर जो थे वो सर आगा खां थे। तो ये इसी वजह से बनी और वो फिर वहां से प्लेटफॉर्म मिला मुसलमानों को एक अलहदा जो मुतालबा है वतन लेने का, मुसलमानों के हकूक की बात करने का। तो ये एक बुनियाद है ऑल इंडियन कांग्रेस भी अलहदा वतन के लिए जो मुसलमानों ने मुतालबा किया। अब मेरा बेटा, बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया है 1905 में। ये भी एक वजह है कि मुसलमानों को अलहदा वतन लेने के लिए मोटिवेट किया। मैं तो इवन ये बोलता हूं कि जितना हिंदुओं ने मुसलमानों को मोटिवेट किया ना अलहदा वतन लेने के लिए, हालांकि वो चाहते ये थे कि इनके बुनियादी हकूक ना इनको दिए जाएं और इनको अपने ताबे कर लिया जाए, अपना गुलाम बना लिया जाए। लेकिन हुआ उल्ट। इवन जब जब उन्होंने जो भी स्टेप लिया, जो भी उनकी तरफ से पॉलिसीज जो हैं वो लाई गई मुसलमानों को डिप्राइव करने के लिए, इवन वो हमारे लिए बेहतर हो गया। मैं बताता हूं। अब देखें, बंगाल है, बंगाल को अंग्रेज ने दो हिस्सों में बांटा है। ना तो उन्होंने हिंदुओं की राय ली है ना हमारी राय ली है सब कॉन्टिनेंट में। अब बांट दिया उन्होंने। क्यों बांटा भाई? अपने मफाद में बांटा है। उनका क्या मफाद है? देखें, ये एक बहुत बड़ा सूबा था, बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था और इतनी बड़ी आबादी थी इसमें और इलाका बहुत बड़ा। अब इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े इलाके को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं था। इंतजामी मामला चलाना, कोई सियासी इंतजामी मामला चलाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए मेरा बेटे, अंग्रेज ने अपने मफादात के लिए निजाम हुकूमत को बेहतर चलाने के लिए बंगाल के अंदर इसको दो हिस्सों में बांटा। अब ईस्ट बंगाल जो है वो इलाका है जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। अब जब ये दो हिस्सों में बटा तो एक हिस्से में मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई ईस्ट में, दूसरे में जो है वो हिंदुओं की मेजॉरिटी हो गई। अब इसमें हमें फायदा कैसे पहुंचा मेरा बेटा? जब ये हुआ तो दो चीजें हुई। हिंदुओं ने इसको अपोज किया, ओपनली वो हमारे सामने डिस्क्लोज हो गए। पहले वो ये बोलते रहे हैं हिंदू कि हम आपके बड़े भाई हैं जी, हम चाहते हैं कि हम मिल के रहें, हम आपको हकूक देना चाहते हैं बज़ाहिर। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी वो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम। लेकिन अब वो ओपनली सामने आए और उन्होंने कहा कि अंग्रेज पे दबाव डाला, एक आप कह लें कि एक मूवमेंट लॉन्च की कि आप फौरी तौर पे बंगाल को रीयूनाइटेड कर दें। हमें ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों काबिल कबूल नहीं है भाई? इसलिए कि उस इलाके में जहां मुसलमानों की हुकूमत बनी, मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर बना, मुसलमानों की कैबिनेट बनी सूबाई सतह पे, उनका अपना बजट बना, वहां पे तालीम, सेहत के मामलात, वहां पे रोड, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहां लॉ एंड ऑर्डर, वहां ट्रांसपोर्ट, वहां पीने का पानी, ये तमाम चीजें जो हैं मुसलमानों ने जब इसकी प्लानिंग की तो उन 4-5 सालों में इस इलाके में, ईस्ट बंगाल में, मुसलमानों की हालत
बाकी उन तमाम इलाकों से जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाके, उनसे बेहतर हो गई। तो वो जो दूसरे इलाकों में सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान आबाद थे, जैसे पंजाब है, सिंध है, केपीके है आज के दौर में, तो इधर रहने वाले मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि भाई अगर हम अलग हों तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो लाइफ है उसमें बेहतरी आ जाती है, वो अपलिफ्ट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक एक्सपेरिमेंट उनके सामने परफॉर्म हो गया। और दूसरी बात जहां ये हुई कि हिंदू जो है वो ओपनली हमारे सामने आ गया कि वो नहीं चाहता कि मुसलमानों का फायदा हो, वो नहीं चाहता, और उसने कहा है कि फौरी तौर पे इसको रीयूनाइटेड करो। और वो अब उसका जो आप कह लेंगे डिस्क्लोज हो गया। पहले जो उसने एक डिसीव दिया हुआ था कि मैं आपका बड़ा हमदर्द हूं, अब ये बात हमदर्दी वाली नहीं रही, अब तो हमें मालूम हो गया। तो हमें जब मालूम हो गया तो आपको मालूम है कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग भी बन गई हुई है 1906 में, तो हमने इसको भी अपोज किया, नहीं जी इसको एज इट इज चलने दिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हिंदू जो है वो इत्तेहादी थे अंग्रेज के सब कॉन्टिनेंट में, तो नेचुरल बात, कुदरती बात है कि उनकी बात मानी गई, उसको तरजीह दी गई। और 1911 में, ये 1911 में इसको दोबारा रीयूनाइटेड कर दिया गया हिंदुओं के दबाव के नतीजे में। लेकिन मुसलमानों को इसने सेंसिबल बना दिया, सियासी लिहाज से अवेयरनेस पैदा हुई कि भाई हमें अपने लिए आप बोलना पड़ेगा, अपने हकूक के लिए आप आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज दूसरे हमारे लिए नहीं बोलेंगे, हिंदू हमारे लिए नहीं बोलेगा, वो अपने लिए बोलेगा। वो तो इवन उसे मौका जहां जहां मौका मिलेगा वो तो हमें डिप्राइव करेगा, वो तो हमारी लाइफ से जो फैसिलिटीज हैं उनको 1 by 1 बियॉन्ड फ्रॉम आर रीच करने के लिए हर तरह की पॉलिसी बनाएगा। अब आते हैं मूवमेंट। मेरा बेटा ये खिलाफत मूवमेंट में इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है कि मैं समझता हूं कि इसने एक बुनियादी रोल अदा किया है कि हमें अलहदा वतन लेना चाहिए। इस सोच को और सियासी लिहाज से हमें मैच्योर बनाने में, मैच्योरिटी देने में इस मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मेरी महदूद अक्ल के मुताबिक मैं इसको आपके सामने वो बातें बयान करूंगा कि आपको समझ आए कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने इस पॉइंट को चुना। देखो, खिलाफत मूवमेंट मेनली आप समझते हैं 18, 19, 20 ये लॉन्च हुई है। ये क्यों लॉन्च हुई, बैकग्राउंड बता देता हूं आपको कि टर्की जो है वहां पे वो इत्तेहादी है जर्मनी का, पहली आलमी जंग है 1914 to 1918। और हमने ये मूवमेंट इसलिए लॉन्च किया है कि जब हमें सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमानों को ये बात रियलाइज हुई कि टर्की जो है वहां जो खिलाफत है वो इन डेंजर है, तो हमने उसके दफा के लिए 3 बातें बयान की हैं उस दौर में। और हमने उसमें कहा कि खिलाफत जो है एज इट इज रहने दी जाए, खलीफा जो है वो एज इट इज रहने दिए जाएं, और जो सालमियत है, वहादत है टर्की की, उसको एज इट इज रहने दिया जाए। और गैर मुस्लिम फौजें जो हैं हमारे जो टर्की है उसके अंदर उनको अप्रूवल नहीं दी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे लिए जो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम है कि वहां गैर मुस्लिम फौजें जो हैं वो जाएं। तो ये 3 बातों पे हमने की। लेकिन मौलाना बरादरान जो हैं वो उन्होंने बाहर इसको, इस पूरी मूवमेंट को उन्होंने जो है वो आप कह लें कि लीड किया। लेकिन कोई ऐसी स्पीचेस उन्होंने दे देनी जिसकी बना पे उनको जेल हो जानी, जेल में भेज दिया जाना, जो कि उन्होंने कहना आपने आइन के खिलाफ बात की है, जिसपे गांधी जो है उसने इस मौके का फायदा लिया है। वो आया और उसने कहा देखो जी हम भी चाहते हैं कि इस मूवमेंट में हम हिंदू भी चाहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ मिलके भरपूर अंदाज से अंग्रेज पे दबाव डालें और आपके हकूक की बात करें। हमने कहा ओके जी वेलकम, अगर आपके अंदर इतना हमारे लिए दर्द है तो आ जाए, वेलकम है, कोई मामला नहीं है, ये मजबूत हो जाएगी और मूवमेंट। लेकिन गांधी जो है उसने इस मूवमेंट में एक तो डैमेज किया इस तरह के कि जाएं जी जितने भी मुसलमान हैं वो इस्लामी मुल्कों में चले जाएं, अपना घर बार अपनी प्रॉपर्टी बेचें और जाएं, पहले ही गुर्बत में है, बाकी और गुर्बत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा उसने कहा कि देखें जी अब इस मूवमेंट में रह के उन्होंने
अपना रोल अदा किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज बरतानिया जो है वो तो पहली आलमी जंग में एज ए विनर सामने आ रहा है, तो अब तो हम उस पर दबाव डालेंगे भी तो वो हमारा दबाव जो है वो कबूल नहीं करेगा। हालांकि उसने हमें हुकूमत में इतना बड़ा हिस्सा दिया हुआ है हिंदुओं को। अब हिंदुओं ने सोचा कि गांधी ने सोचा कि इस मूवमेंट से किस तरह बाहर हुआ जाए। इस मूवमेंट से बाहर होने के लिए एक वाकया मेरी सोच के मुताबिक करवाया गया। चोरा चोरी एक इलाका सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है, आज इंडिया जो है उसके अंदर मौजूद है, एक गांव है, वहां पे 7 पुलिसमैन जो हैं, 7 पुलिस के लोग जो हैं उनको जिंदा जला दिया गया ऑन ड्यूटी। और इसका जो चार्जेस हैं, ब्लेम गेम है, वो मुसलमानों पे डाली गई और कहा गया कि क्योंकि इस मूवमेंट में अब जो है वो एलिमेंट ऑफ ब्लड आ गया है, लोगों की जानें ली जा रही हैं, इसलिए क्योंकि हिंदू एक बड़ी महजब कौम है, बड़ी सिविलाइज कौम है, बड़ी वो पोलाइट कौम है, बड़ी उसका बिलीव है ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे, तो वो इस मूवमेंट में नहीं रहना चाहते। तो वो इस मूवमेंट से ये बातें बोलने के बाद आउट हो गए। अब इसका नतीजा क्या बरामद हुआ? देखें, हमने मुतालबा, देखो हमें क्यों सोच पैदा हुई कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए, क्योंकि हमें यहां ये रियलाइज हुआ कि हिंदुओं ने हमारे साथ गेम की है, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर आके हमें डैमेज किया है और तमाम दुनिया में उन्होंने अपने आप को एक महजब कौम के तौर पे प्रेजेंट किया है और हमें एक उन्होंने ऐसी कौम के तौर पे प्रेजेंट किया है जो लॉ एंड ऑर्डर पे जिसका बिलीव नहीं है, जो इंसानों ह्यूमैनिटी पे बिलीव नहीं है, जो लोगों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाने लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फसाद करना बड़ी बात नहीं है। तो हमारा इमेज जो है उसको डैमेज किया, अपना हिंदुओं का इमेज बेहतर किया, अंग्रेज के सामने अपना वेटेज बेहतर बनाया और इस मूवमेंट से बाहर हो गए। अब इसके एंड पे हमें ये रियलाइज हुआ, हमारे जो लीडर हैं उनको भी, सियासतदान उनको भी, और प्लस तमाम मुस्लिम जो सब कॉन्टिनेंट में आबाद थे उनको भी, कि भाई हम क्यों नहीं, हम एज ए कौम इंडिपेंडेंट किसी भी मूवमेंट में तनो तनहा अपने मुतालबात क्यों नहीं फुलफिल करवाने की हमारे अंदर अहलियत, काबिलियत, हम दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम क्यों बार बार हिंदुओं पे इत्मीनान कर लेते हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आइंदा कभी भी हमने सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं पे इत्मीनान नहीं करना। ये बात कंफर्म हो गई इस मूवमेंट के बाद, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है और हमें एक सियासी अवेयरनेस भी पैदा हुई है कि मूवमेंट कैसे चलाते हैं अपने हकूक के लिए। चाहे हम नाकाम हुए हैं, नाकाम हम कंप्लीट नहीं हुए, एक बात हमारी मानी गई है, 2 बातें नहीं मानी गई, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक मेरा ये नहीं है। लेकिन हम एक मूवमेंट के कहीं गैर इत्तेहादी फौजें जो हैं वो हमारे मजहबी मकामात पे नहीं जाएंगी, तो नहीं गई, हमें एक बात मनवा ली हमने, बाकी 2 नहीं मनवा पाए। लेकिन उसके बावजूद हमें यह मालूम हुआ कि सियासी मूवमेंट कैसे चलाई जाती है, अपने हकूक कैसे लिए जाते हैं, तो ये बात समझ आ गई। और इस मूवमेंट के बाद मैं बड़ा क्लियर कट आपको बता रहा हूं, इस मूवमेंट के बाद मुसलमानों ने कभी भी हिंदुओं पे इत्मीनान नहीं किया, ये हिस्ट्री है, देख लें, इत्मीनान नहीं किया। हमने सोलो फ्लाइट ली है, इसके बाद तनो तनहा अपने मफादात के लिए हमने एफर्ट की है और ये इसका ही नतीजा है। जब मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट आई है तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पे 14 पॉइंट दिए हैं और इनकाउंटर किया है, टेक ओवर किए हैं वो तमाम पॉइंट जो नेहरू ने हिंदुओं के मफादात के लिए दिए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट में मुसलमानों के जो हकूक हैं उनके दफा के लिए, उनके मफादात के लिए 14 पॉइंट जो है वो दिए, जो कि कंप्लीटली उल्ट थे हिंदुओं की जो नेहरू रिपोर्ट आई। और उसके बाद देख लें, अलामा मोहम्मद इकबाल 1930 में स्पीच ऑफ इलाहाबाद में जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें बड़ा उन्होंने ओपनली कह दिया कि मैं भी देख रहा हूं, मेरी एक छठी जो सेंस है, हिस्सा है, वो मुझे ये बात रियलाइज करवा रही है कि वो इलाके जहां जनूबी इलाके जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है और बाकी वो इलाके जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है सब कॉन्टिनेंट में, आने वाले टाइम में एक अलहदा इस्लामी मुल्क इन इलाकों में बनेगा। तो ये वजह बन गई। इस मूवमेंट के बाद हमने ये नहीं कहा कि अंग्रेज से कि हमें बुनियादी हकूक चाहिए,
हमने हिंदुओं से ये नहीं कहा कि हमें बुनियादी हकूक चाहिए, हमने कहा जी हमें अलहदा वतन चाहिए, अलहदा मुल्क चाहिए। हम और आप, हमारे लिए और आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपके साथ आगे चल पाए। हमारी हर चीज आपसे अलग है। जब हम मुसलमान हो गए हैं तो मुसलमान होने के नाते हमारे जो तमाम फराइज हैं वो हिंदुओं के मुल्क में रहते हुए, जब अंग्रेज जहां से चला जाएगा और ये तमाम मामला हिंदू चलाएंगे तो वहां रहते हुए हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अपने मामला चला पाए। तो हमारा आपसे अलग होने में ही बेहतरी है। तो जो मुतालबा है एक अलहदा वतन का, वो यहां से प्रमोट होता चला गया। आ जाते हैं आगे। कांग्रेस की जो वजारतें हैं बेटा, यहां पे और बातें क्लियर हो गई हैं। जब ऑल इंडियन, आपको पता ही है कि 1934 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दबाव पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बरतानिया से वापस लौटे हैं और उन्होंने दोबारा जो है वो कमांड कह लें, आप कह लें, और एज ए लीडर कह लें या एज ए सरबराह के तौर पे ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को जो है वो लीड किया। लेकिन उनको बड़ा महदूद टाइम मिला 1934 में से लेके 1937 से ये वजारतें जब बनी हैं तो इसमें हुआ क्या, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को डिफीट हो गई, बुरी तरह डिफीट हो गई। और तमाम जो जितनी भी हुकूमत फॉर्म की हिंदुओं ने और जितनी भी उन्होंने फेडरल मिनिस्टर लिए, कांग्रेस की जो वजारतें कायम हुई वो हिंदू थे। अब ये 2 साल हैं 1937 से लेके 1939, ये 2 साल हैं जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए बेपनाह मसाइल पैदा किए मेरा बेटा। उन्होंने हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक प्री प्लान आई कि मुसलमानों को हर डिपार्टमेंट में डिप्राइव कर देना है। उन्हें जॉब जो है उसके मौके उनकी लाइफ से जो हैं वो ड्राई कर देने हैं, बिल्कुल उनको मौके नहीं मिलने चाहिए। जॉब के हवाले से जितने भी उनके हकूक हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे। और मुसलमानों को भी ये रियलाइज हो गया, देखें अगर यही चलता रहा 2 सालों में जो उनके साथ हुआ है कि उनको एक कॉर्नर पे लगा दिया गया है और तमाम जो सब कॉन्टिनेंट के मामलात हैं वो तो हिंदू चला रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ यूके, बरतानिया, अंग्रेज की एडवाइस के साथ। अब मुसलमान जो हैं उन्हें ये एक एक्सपेरिमेंट उनके सामने हो गया है कि अगर कल को अंग्रेज, जो कि उन्होंने जाना ही था, अल्टीमेटली एक दिन जाना ही था, तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जब अंग्रेज जहां से चला जाएगा बरतानिया वापस, तो इसी तरह हिंदुओं की हुकूमत बनेगी, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जमहूरियत में फॉरएवर हिंदू ही जो हैं उनकी ही हुकूमत बनेगी। तो हमारे साथ अगर अब हमने अपने अलहदा वतन लेने का मुतालबा ना किया, उसके लिए मज़ामत ना की, उसके लिए हमने एफर्ट ना की, उसके लिए हमने कुर्बानियां ना दी, तो हम फॉरएवर गुलाम बन के रह जाएंगे। हमारी इनफरादियत जो है एज ए मुस्लिम वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, वो दाव पे लग जाएगी। तो हमें अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवर के लिए एफर्ट करनी होगी, जान लगानी होगी। और हमने फिर मोहम्मद अली जिन्ना की एडवाइस पे, जिन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस की जो वजारतें हैं इसके खिलाफ सिविल नाफरमानी लॉन्च की जाए। तो सिविल नाफरमानी जब लॉन्च हुई मेरा बेटा, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर 39 में ये जो कांग्रेस की वजारतें हैं, ये अंग्रेज पे इतना दबाव आया कि उन्होंने इनको, इस हुकूमत को घर भेज दिया और फैसला लिया कि अब कोई और राह निकाला जाता है, वे आउट निकाला जाता है हिंदुओं और मुसलमानों के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिससे बेटे हमें 1 by 1 ये रियलाइज होते चला गया कि हमें अलहदा वतन चाहिए, हमें बुनियादी हकूक नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की वजारतें ही हैं जिसके बाद 1940 में करारदाद लाहौर आई है, जिसमें हमने एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया है कि हमने अलहदा वतन से कम था किसी भी बात पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम वतन लेंगे, एक अलग वतन लेंगे और इससे कम किसी भी बात पे हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। तो ये जो चीज है ये आफ्टर 1940 में जब करारदाद लाहौर आई है तो वहां मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को बड़ा क्लियर कट बयान कर दिया है। तो ये उससे पहले देखें, हम
बुनियादी हुकूक हम सोच रहे हैं, हमें अलहदा वतन चाहिए, लेंगे, लेकिन हम क्लियर हो गए हैं इन वजारतों के बाद। हम बड़े क्लियर कट हैं कि अब हमें क्या चाहिए, हमने किस तरफ मूव करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कामयाबी से अचीव किया। अब मेरा बेटा एंड का पॉइंट जो है, इस्लामी निज़ाम का क़याम जो है, वो मैं आपके सामने बयान कर दूं कि हमने अलहदा वतन का जो मुतालबा किया, उसके पीछे एक वजह जो है वो ये भी है कि हम चाहते थे कि एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो है वो हासिल किया जाए जिसमें इस्लाम के मुताबिक जो हैं वो तमाम मामलात जो हैं वो चलाए जाएं, ज़ाब्ता हयात वहाँ जो हो वो इस्लाम के ताबिया हो, और इस्लामी निज़ाम को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस मुल्क में लागू किया जाए जो हमें हासिल हो, जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे मसावात हो, जहाँ पे रवादारी हो, जहाँ पे मेरिट हो, जहाँ पे वसाइल का बराबर बांटने के लिए तमाम पॉलिसीज मौजूद हों इस्लाम के ताबिया, जिसमें अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है सब कॉन्टिनेंट में ये ना रहे, तमाम मुसलमानों को बराबर इक्वालिटी की बुनियाद पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं इस्लामी हुकूमत की तरफ से। और वहां पे अगर मुसलमान, चाहे वो एक गरीब मुसलमान भी है, अगर वो एफर्ट कर रहा है तो उसको ये मालूम होगा कि मैं एफर्ट करने के बाद मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि इस इस्लामी मुल्क में जो हम हासिल करना चाहते थे, जो हमारे फोर फादर बाप दादा परदादा हासिल करना चाहते थे, वो ऐसा मुल्क होगा जहां इस्लाम के मनाफी कोई काम भी नहीं होगा। तो ये बुनियादी वजह बनी मेरा बेटा। ये तमाम वजूहात हैं जो मैंने 1 बाय 1 आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत वजूहात हैं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं चंद उन वजूहात की तरफ जाता हूं जो मेरी नज़र में वो वजूहात हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक अलग वतन लेने के ट्रैक पे लाने में अहम रोल अदा किया। तो मेरा बेटा, अब मैं आपको एंड पे अल्लाह हाफिज बोलने से पहले समझता हूं कि आपको आज के ये तमाम जो पॉइंट मैंने आपके सामने 1 बाय 1 बयान किए हैं उनकी समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, आबाद रहें, सलामत रहें।